दक्ष को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर का एक बार फिर से पुनर्जन्म हो गया हो। खून की कमी के कारण जो कमजोरी वह महसूस कर रहा था वह भी बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थी। वह फ्लेम ड्रैगन की लाश के पास गया जो 4 टुकड़ों में बंटी हुई थी, और वह उसकी लाश को कुछ देर तक बस देखता रहा। जैस्मीन ने उस लाश के बारे में बिल्कुल सही कहा था। फ्लेम ड्रैगन का मृत शरीर सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि ब्लू विंड एम्पायर में किसी के लिए भी, यहां तक कि 4 प्रमुख संप्रदायों के लिए एक खजाना माना जा सकता था। यह एक सम्राट गहन क्षेत्र का जानवर था और एक सच्चा ड्रैगन भी था। ड्रैगन को जानवरों के बीच का राजा माना जाता था क्योंकि समान स्तर के सभी प्राणियों के बीच ड्रैगन हर क्षेत्र में सभी से आगे निकल जाते थे। इसकी खाल, हड्डियां, खून, आंखें, पंख, हर एक चीज एक खजाना थी। ब्लू विंड साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली लोग सम्राट गहन क्षेत्र के दायरे में थे, और यह संभव था कि यह फ्लेम ड्रैगन ऐसा पहला गहन जानवर होगा जो असंख्य वर्षों में इतनी भयानक ताकत के होते हुए भी मारा गया था। इस कारण से इसकी लाश की कीमत और भी बढ़ गई थी। इसकी सबसे कीमती चीज थी इसका गहन कोर। एक आकाश गहन क्षेत्र के जानवर के कोर को प्राप्त करने के लिए बर्निंग हेवन संप्रदाय ने अपने 5 शक्तिशाली लोगों को भेजने में थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं की। फिर यह तो सम्राट गहन क्षेत्र का जानवर था। फ्लेम ड्रैगन के शरीर का वजन कम से कम सैकड़ों टन होता है। भले ही इसकी लाश के 4 टुकड़े किए जा चुके थे, लेकिन अभी भी इसके प्रत्येक टुकड़े की तुलना एक छोटे पहाड़ से की जा सकती थी। दक्ष ने आकाश विष मोती के अंदर से एक खंजर निकाला जो उसने चुरु कबीले से लिया था। उसने सावधानीपूर्वक फ्लेम ड्रैगन के शरीर की जांच की और उसे काटने के लिए खंजर का उपयोग किया, लेकिन उस खंजर से उसके शरीर पर एक खरोंच के अलावा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दक्ष एक छोटे से खंजर से भला उसे कैसे काट सकता था जिसे बर्निंग हेवन संप्रदाय के आकाश गहन क्षेत्र वाले योद्धाओं द्वारा बर्निंग हेवन ब्लेड उपयोग द्वारा भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। हालांकि उसका यह शरीर जो इस भयानक हद तक कठोर था, वह पहले फ्लेम ड्रैगन की गहन शक्ति द्वारा संरक्षित था। उसे पलक झपकते ही जैस्मीन द्वारा 4 टुकड़ों में काट दिया गया था। जैसे ही दक्ष को उसकी मृत्यु का दृश्य याद आया, वह कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जैस्मीन ने अगर गहन शक्ति का अभ्यास करना अपनी मां के पेट से भी शुरू कर दिया हो, तो भी वह अभी मात्र 13 साल की थी, और वो पहले ही इतने भयानक स्तर तक पहुंच गई थी जिसके सामने ब्लू विंड एम्पायर की विभिन्न अनूठी प्रतिभाएं धूल के कण के अलावा कुछ भी नहीं थीं। दक्ष अपने विचारों में खो गया था कि तभी उसके दिमाग में जैस्मीन की आवाज गूंजी, इसकी त्वचा और मांस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप काट सकें। हालांकि इसके गहन कोर के स्थान को पहले ही इस राजकुमारी ने खोल दिया है। आपको उसके मस्तिष्क की नोक की अच्छे से जांच करनी चाहिए। जैस्मीन की आवाज सुनकर दक्ष तुरंत उसके मस्तिष्क की ओर चला गया। फ्लेम ड्रैगन की खूनी लाश के माथे पर उसे एक अतुलनीय रूप से चमकती लाल रोशनी की झलक दिखाई दी। दक्ष ने तुरंत आगे की ओर छलांग लगाई और अपने हाथ को ठीक उस जगह पर रखा जहां से वह लाल रंग की चमक निकल रही थी। जब उसने अपना हाथ वापस खींचा तो उसके हाथ में एक गोल मनका था जो उसकी हथेली के आकार का 1/3 था। उस मनके को देखकर दक्ष जोर से चिल्ला उठा, फ्लेम ड्रैगन का कोर! यह एक ऐसी चीज थी जो पूरे ब्लू विंड एम्पायर को पागल बना सकती थी। हालांकि दक्ष के लिए यह अभी पूरी तरह से बेकार था, क्योंकि अगर उसने अभी इसकी शक्ति को अवशोषित करने का प्रयास किया तो इसका एक ही परिणाम होगा, उसके शरीर का विस्फोट। गहन कोर प्राप्त करने के बाद वह फ्लेम ड्रैगन के अन्य हिस्सों का कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसके टुकड़ों को दक्ष ने सीधे आकाश विष मोती के अंदर डाल दिया। आकाश विष मोती की स्टोरेज क्षमता असीमित थी। अगर फ्लेम ड्रैगन का शरीर इससे 10 गुना और अधिक भी होता तो भी यह आकाश विष मोती के अंदर आसानी से रखा जा सकता था। जब जैस्मीन ने देखा कि दक्ष ने ड्रैगन की लाश को अच्छे से रख लिया है, तो उसने गंभीर स्वर में कहा, अगले 1 महीने तक आपको स्कोल ड्रैगन माउंटेन रेंज नहीं छोड़नी चाहिए। आपको इस जगह पर रहकर अपनी अधिक से अधिक गहन शक्ति खर्च करनी होगी। ऐसा करने के लिए आप हर दिन नवजात गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर से नीचे वाले गहन जानवरों के साथ लड़ाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस 1 महीने के अंदर आप अपनी गहन शक्ति में अन्य कोई सफलता प्राप्त करने की कोशिश भी न करें, बल्कि अपनी वर्तमान गहन शक्ति को अधिक से अधिक स्थिर करने की कोशिश करें। जैस्मीन की बात पर दक्ष ने सहमति में अपना सिर हिलाया। प्राथमिक गहन क्षेत्र के चौथे स्तर से नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंचना एक बहुत बड़ी छलांग थी। उसे अपनी गहन शक्ति को स्थिर करने के लिए वाकई कुछ समय की आवश्यकता थी। कुछ देर सोचने के बाद दक्ष ने जैस्मीन से कहा, आपने कहा था कि आप मुझे कुछ गहन कौशल सिखाएंगी, तो फिर आप मुझे गहन कौशल कब सिखाने वाली हैं? उसके इस सवाल पर जैस्मीन ने उससे कहा, आपकी वर्तमान ताकत के साथ ऐसा केवल एक ही गहन कौशल है जो यह राजकुमारी आपको सिखा सकती है। यह क्या है? दक्ष ने उत्सुकता के साथ पूछा। स्टार गॉड की छाया। जैस्मीन ने धीरे से गहन कौशल का नाम बताया, और इस गहन कौशल के बारे में बताते हुए उसने आगे कहा, यह एक रफ्तार वाला गहन कौशल है
और इसके पहले चरण को सक्रिय करने के लिए कम से कम गहन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रफ्तार वाला गहन कौशल? दक्ष ने थोड़ी निराशा महसूस करते हुए कहा। क्या आप मुझे कोई हमला करने वाला गहन कौशल नहीं सिखा सकती हैं? इस राजकुमारी के पास मौजूद सभी हमला करने वाले गहन कौशलों में से ऐसा कोई भी गहन कौशल नहीं है जिसे सीखने में इस समय आप सक्षम हो। भले ही स्टार गॉड की छाया एक रफ्तार वाला गहन कौशल है, लेकिन इससे आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आपने इसे एक बार सीख लिया और इसका उपयोग किया तो आपकी गति में तुरंत एक विस्फोट हो जाएगा और आपकी गति इतनी तेज हो जाएगी कि आपकी परछाई भी आपका पीछा करने में असमर्थ होगी। यदि आपने स्टार गॉड की छाया के पहले चरण में महारत हासिल कर ली तो एक ही रैंक के दो विरोधी भी मिलकर आपको हराने में सक्षम नहीं होंगे। और यदि आपने इस कौशल के शिखर को प्राप्त कर लिया तो भले ही आपका प्रतिद्वंद्वी आपसे 3 या 4 स्तर ऊंचा हो, तब भी वो आपको हराने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा यह इस राजकुमारी का एकमात्र रफ्तार वाला गहन कौशल है। जैस्मीन के आखिरी 2 वाक्यों ने दक्ष का खून खौला दिया। उसकी वर्तमान ताकत के स्तर को देखते हुए उसके एकमात्र रफ्तार वाले कौशल की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। दक्ष ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं इसे जरूर सीखूंगा। चलो अभी शुरू करते हैं। जैस्मीन ने मना नहीं किया और कहा, यदि आपकी समझने की क्षमता काफी अच्छी है तो आप 3 महीने में स्टार गॉड की छाया को सीख सकते हैं, लेकिन यदि आपकी समझने की क्षमता अपर्याप्त है तो आप अपने पूरे जीवन में भी इसे नहीं सीख पाएंगे। आप इसमें महारत हासिल करने में किस हद तक सक्षम हैं, यह अब आपकी समझने की शक्ति पर निर्भर करेगा। इस राजकुमारी का आध्यात्मिक स्वास्थ्य अभी खराब है और उसे ठीक होने के लिए जल्द ही आकाश विश्वमोती के अंदर लौटना होगा। यह राजकुमारी सबसे पहले आपको बताएगी कि स्टार गॉड की छाया को कैसे सक्रिय करना है और इसके मुख्य पहलुओं को भी समझाएगी। उसके बाद यह आप पर निर्भर करेगा कि आप इसे सीख पाते हैं या नहीं। दक्ष ने हामी भरते हुए गंभीरता से अपना सिर हिलाया। वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और गंभीरता से जैस्मीन की हर बात सुनने लगा। आसपास के निवासियों और गहन जानवरों ने फ्लेम ड्रैगन की गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं की, और बर्निंग हेवन संप्रदाय के लोग तो पहले ही फ्लेम ड्रैगन की ताकत से डरे हुए थे। उनका लौट कर आना तो और भी असंभव था। इसलिए दक्ष को इस जगह पर परेशान होने की चिंता नहीं थी। स्कोल ड्रैगन माउंटेन रेंज में दक्ष का एक और महीना बीत चुका था। हाल ही में बारिश हुई थी, जिससे वातावरण ताजा और नम था। पानी की बूंदें अभी भी पेड़ों की पत्तियों और शाखाओं पर लटकी हुई थीं। इस समय झाड़ियों में कुछ हलचल हुई, जिससे जमीन पर मौजूद पक्षी भी डर गए। जैसे ही झाड़ियां अलग हुईं, वैसे ही एक ग्रे रंग का भेड़िया दिखाई दिया, जिसकी लंबाई लगभग 6 फीट थी। वह देखने में बहुत ही क्रूर लग रहा था। यह नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर का गहन जानवर था। स्कोल ड्रैगन माउंटेन में इसे एक खतरा माना जा सकता था। अचानक उसे एक शिकार अपने सामने दिखाई दिया। यह काले कपड़े पहने एक युवक था। वह चेहरे पर मुस्कान के साथ भेड़िए की दिशा में चलता रहा, जैसे कि उसे वह भयानक भेड़िया नजर ही न आया हो, और वह उसके और भी करीब आता गया। भेड़िया बिजली की तेजी से झाड़ी से बाहर निकला। उसकी गति सचमुच भयानक थी। भले ही वह एक नवजात गहन क्षेत्र वाला जानवर था, लेकिन उसके आश्चर्यजनक हमले से बचना लगभग असंभव था। जैसे जैसे भेड़िए का लक्ष्य करीब आता गया, उसके दांत क्रूरतापूर्वक उसके लक्ष्य का गला फाड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही भेड़िए का हमला पूरा हुआ, वह पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि वह निश्चित रूप से दक्ष के शरीर के पास पहुंच गया था और उसके गले को फाड़ने वाला ही था। लेकिन इसके बजाय उसका खुद का शरीर दक्ष के शरीर से होकर गुजर गया और औंधे मुंह जमीन पर गिर गया। इतने में ही दक्ष की परछाई गायब हो गई और फिर एक गहन ऊर्जा से भरी मुट्ठी ने भेड़िए के सिर पर बेरहमी से वार किया और उसके सिर के ऊपरी हिस्से को फोड़ दिया। वह भेड़िया एक खून जमा देने वाली चीख के साथ तुरंत मारा गया। दक्ष ने उसकी लाश पर एक नजर भी नहीं डाली और अपने हाथों की धूल झाड़ते हुए आगे बढ़ गया। आकाश विश्वमोती के अंदर से देख रही जैस्मीन खुद को यह कहने से नहीं रोक पाई, सिर्फ 1 महीने के भीतर आपने स्टार गॉड की छाया को इस स्तर तक सीख लिया। आपके अपंग होने के पिछले 16 साल वास्तव में आपकी समझ की बर्बादी थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि अगर दक्ष की समझ काफी अच्छी रही तो उसे पहले चरण में महारत हासिल करने में कम से कम 3 महीने का समय तो लगेगा ही, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वह सिर्फ 1 महीने के भीतर ही पहले चरण में पूरी तरह से निपुण हो जाएगा और यहां तक स्वतंत्र रूप से इसका उपयोग भी कर पाएगा। तो क्या होगा कहानी में आगे? कैसा होने वाला है दक्ष का आगे का सफर, और आगे किन चुनौतियों का सामना करने वाला है वह? ब्लू विंड साम्राज्य के मध्य पूर्वी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा शहर स्थित था, जिसे न्यू मून सिटी कहा जाता था। न्यू मून सिटी तियान सिटी से लगभग 10 गुना बड़ी थी। इस पूरे शहर में जंगल के पेड़ों की तरह छोटे छोटे संप्रदाय और कबीले फैले हुए थे। यहां तक कि चुरू संप्रदाय और बर्निंग हेवन संप्रदाय की शाखाएं भी इस शहर में मौजूद थीं।
आज के दिन न्यू मून सिटी के गेट के पूर्वी हिस्से से एक काली पोशाक वाला युवक धीरे धीरे शहर के अंदर प्रवेश कर रहा था। वह केवल 16 या 17 वर्ष का ही लग रहा था और उसका चेहरा अब भी पूरी तरह से परिपक्व नहीं था, लेकिन उसकी निगाहें काफी गहरी और गंभीर थीं। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प और गहरी उदासीनता थी जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाती थी। उसके कदम बहुत धीमे थे और उसके हर बढ़ते कदम के साथ उसके माथे से पसीने की धार जमीन पर गिर रही थी। फाइन रेस्ट टाउन और न्यू मून सिटी के बीच की दूरी कुल 350 किलोमीटर थी और दक्ष लगातार 1 महीने से अधिक समय से चल रहा था। जिस दिन वह फाइन रेस्ट टाउन से न्यू मून सिटी के लिए निकला था, जैस्मीन ने उसे एक भारी वस्तु ढूंढने के लिए कहा था जो कम से कम 200 किलो हो, ताकि उसे ढोते हुए उसकी अचानक बढ़ी गहन शक्ति लगातार खर्च होती रहे और वह उसे और अच्छे से नियंत्रित कर सके। लेकिन दक्ष अपनी ट्रेनिंग को लेकर और भी ज्यादा कठोर था, इसीलिए उसने अपने सारे बचे हुए सोने के सिक्के खर्च कर दिए और फाइन रेस्ट टाउन के लोहार खाने से एक पिंग आयरन का एक टुकड़ा खरीद लिया जो कम से कम 300 किलो का था। बाद में उसने कुछ राशन तैयार किया और न्यू मून सिटी के लिए रवाना हो गया। उसने यात्रा के लिए कोई घोड़ा नहीं खरीदा, बल्कि 300 किलो के पिंग आयरन को अपनी पीठ पर लादकर पैदल यात्रा शुरू कर दी। एक सच्चे गहन क्षेत्र के योद्धा के लिए 300 किलो वजन कुछ भी मायने नहीं रखता था, लेकिन एक नवजात गहन क्षेत्र वाले योद्धा के लिए यह वजन ऐसा था जिसे आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जब पहले दिन उसने पिंग आयरन को उठाया तो उसे अपने हर एक कदम के साथ बहुत ज्यादा गहन ऊर्जा खर्च करनी पड़ी और साथ ही उसे अपने कंधों में असहनीय दर्द महसूस हुआ और ऐसा लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी कभी भी टूट सकती है। कुछ 400 कदम चलने के बाद उसकी पूरी गहन शक्ति खर्च हो गई और उसका पूरा शरीर पिंग आयरन के कारण जमीन पर दब गया। एक लंबे समय तक वह खड़ा नहीं रह सका, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने पिंग आयरन के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। दक्ष ने कुल मिलाकर 350 किलोमीटर पैदल चला था। भोजन के लिए उसके पास कुछ सूखे राशन और कुछ निम्न स्तर की गहन शक्ति पुनः प्राप्ति गोलियां थीं और पीने के लिए उसने स्कोल ड्रैगन माउंटेन रेंज के झरने से पानी स्टोर कर लिया था। इस पूरी यात्रा के दौरान उसने इतना पसीना बहाया कि अगर उसे इकट्ठा किया जाए तो एक छोटा तालाब बन सकता था। दक्ष की अद्भुत इच्छा शक्ति ने जैस्मीन को एक बार फिर से हैरान कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि दक्ष ने पूरी यात्रा के दौरान एक बार भी पिंग आयरन को नीचे नहीं रखा। भले ही वह पूरी तरह से थक गया हो और उसकी पीठ से खून बह रहा हो, लेकिन दक्ष ने दर्द की एक भी आवाज नहीं निकाली, बल्कि वह अतुलनीय रूप से शांत बना रहा। 350 किलोमीटर की यात्रा के दौरान बार बार थकने और ठीक होने के कारण उसकी गहन शक्ति कई बार पूरी तरह से खर्च होती और फिर से भर जाती थी। इस कारण उसकी मिस्टिक वेन्स में गहन ऊर्जा पहले से और अधिक समृद्ध और गाढ़ी हो गई थी। इतनी अधिक गाढ़ी हो गई थी कि आधा महीने पहले उसकी गहन शक्ति ने एक स्तर की सफलता का संकेत दिया था, लेकिन दक्ष ने इसे बलपूर्वक दबा दिया था। चूंकि उसकी गहन शक्ति में पहले ही भयंकर वृद्धि हो गई थी, इसलिए उसे अपनी गहन शक्ति को अच्छे से नियंत्रित और स्थिर करने की जरूरत थी। ऐसे में अगर उसकी गहन शक्ति स्तर और अधिक बढ़ जाता तो उसे संभाल पाना और कठिन हो सकता था। आखिरकार 1 महीने से अधिक की यात्रा के दौरान वह आज न्यू मून सिटी पहुंच चुका था और न्यू मून सिटी का प्रवेश द्वार देखकर दक्ष के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। न्यू मून सिटी में प्रवेश करते ही जैस्मीन ने उसे एक बुजुर्ग की तरह समझाते हुए कहा, वर्तमान में आप समान स्तर के किसी भी गहन जानवर को आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन एक गहन जानवर के पास बुद्धि की कमी होती है और उसके हमले करने के तरीके बहुत स्पष्ट होते हैं। लेकिन अगर आप एक सच्चे योद्धा बनना चाहते हैं तो आपको लोगों के साथ और अधिक संघर्ष करना होगा। तो चलो इसकी शुरुआत न्यू मून सिटी से करते हैं। दक्ष ने जैस्मीन की बात में सहमति में सिर हिलाया। उसकी निगाहों में डर का जरा भी संकेत नहीं था, बल्कि उनमें एक अस्पष्ट उत्साह और उम्मीद थी। जैस्मीन ने उससे आगे कहा, अब पिंग आयरन को अपनी पीठ से नीचे उतार दें और अपनी गहन शक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक विकास करने दें। अगर अब आपकी गहन शक्ति में एक स्तर का विकास भी होता है तो भी यह आपके लिए चिंता का विषय नहीं होगा। दक्ष ने पिंग आयरन को छोड़ा और उसे नीचे गिरा दिया। जिस जगह पर पिंग आयरन गिरा वहां जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया। उस समय दक्ष को ऐसा महसूस हुआ कि वह हवा में तैर रहा हो। उसे अपने शरीर का वजन बिल्कुल कागज की तरह हल्का लग रहा था। उसने अपने पैर में थोड़ी सी गहन ऊर्जा प्रवाहित की और ऊपर की ओर एक छलांग लगाई। इस छोटी सी गहन ऊर्जा के इस्तेमाल से वह हवा में 16 मीटर तक ऊपर उछल गया। फिर नीचे उतरने के बाद उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया तो उसके हाथ में एक गहरे लाल रंग की ज्वाला भड़क उठी और तुरंत बुझ गई, फिर से जली और फिर से बुझ गई। दक्ष इस ज्वाला को बिना किसी प्रतिरोध के अपने विचारों से नियंत्रित कर पा रहा था। तभी जैस्मीन ने उससे कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। जिस पर दक्ष ध्यान से उसकी बात को सुनने लगा। जैस्मीन ने उससे कहा,
आप अपने वर्तमान शरीर के साथ अगर किसी ऐसे प्रतिद्वंदी से मिलते हैं जिसे आप हराने में असमर्थ हैं, तो आप अपने ईविल गॉड के 7 द्वारों में से पहला द्वार खोल सकते हैं। मैं पहला द्वार खोल सकता हूं? दक्ष ने आश्चर्य भरे चेहरे के साथ कहा। तब जैस्मीन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, हां, लेकिन यह आपका अंतिम रास्ता होना चाहिए। आपकी गहन शक्ति के स्तर को देखते हुए पहले द्वार से आपके जीवन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हूं कि इससे आपके शरीर को कोई क्षति होगी या नहीं। वैसे तो इसे खोलने का सबसे अच्छा समय तब आएगा जब आपकी गहन शक्ति नवजात गहन क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच जाएगी, लेकिन अगर आप किसी जिंदगी और मौत के हालात में पहुंच जाते हैं तो आप इसे खोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसे खोलने की कोशिश न ही करें तो अच्छा होगा। दक्ष मूल रूप से पहला द्वार खोलने की अनुभूति को महसूस करना चाहता था और साथ ही यह देखना चाहता था कि इससे उसे कितने शक्तिशाली गहन कौशल मिलते हैं। लेकिन जैस्मीन की बातें सुनने के बाद वह अपने इस विचार को शांत करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। यदि उसने इसे खोलने का प्रयास किया और किसी कारणवश उसका शरीर इसकी शक्ति को झेलने में कामयाब नहीं हुआ और वह अस्थायी रूप से घायल हो गया, तो यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति हो सकती थी। दक्ष ने जब न्यू मून सिटी के गेट से प्रवेश किया तो उसे शहर के अंदर अंतहीन रूप से फैली हुई बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दीं, साथ ही पूरे शहर में चारों ओर भीड़ की कोलाहल थी। इसके अलावा चाहे वह महिला हो या पुरुष, सभी के अलग अलग गहन शक्ति के स्तर थे। आखिरकार यह एक बड़ा शहर था और इसकी तुलना तियान सिटी से नहीं की जा सकती थी। दक्ष ने एक आह भरी और आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद दक्ष ने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को रोका और उसे नमस्कार करते हुए विनम्रता के साथ कहा, नमस्कार अंकल, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड कहां स्थित है? ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड? उस आदमी ने दक्ष को सिर से पैर तक देखा। हालांकि उसकी साधारण पोशाक और उसकी कम उम्र को देखते हुए उस आदमी का चेहरा थोड़ा आशंकित हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ बढ़ाया और इशारा करते हुए कहा, यहां से सीधे पश्चिम की ओर जाओ और 7 सड़कें पार करने के बाद दाईं मुड़ जाना और आप ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड पहुंच जाओगे। दक्ष ने सिर हिलाते हुए उसे धन्यवाद कहा और पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू कर दिया। 7 बेहद लंबी सड़कें पार करने के बाद वह दाएं मुड़ गया। अगले आधे पौने घंटे चलने के बाद उसने महसूस किया कि लोगों का आना जाना अचानक कम हो गया है, यहां तक कि इस जगह का माहौल भी काफी अलग हो गया था। इतने में दक्ष की नजर एक बोर्ड पर लिखे 4 शब्दों पर पड़ी, ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड, जो कि एक काले चांद के निशान के नीचे एक पंक्ति में लिखे हुए थे। वैसे तो ये केवल 4 शब्द थे, लेकिन इनमें से एक अकथनीय निवारक शक्ति को महसूस किया जा सकता था। यह क्षेत्र अन्य सड़कों की हलचल और जीवंतता से बिल्कुल अलग था। वहां से गुजरने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी, साथ ही जो लोग वहां से गुजर रहे थे वे अपना मुंह कसकर बंद करके चल रहे थे। वहां कोई हलचल तो दूर, कोई ऐसा तक नहीं था जो ऊंची आवाज में बोलता हो, जैसे कि वे किसी चीज से डरते हों। यह ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड वास्तव में वैसा ही है जैसा कि दादाजी ने बताया था, दक्ष ने चुपचाप अपने आप से कहा। ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड का मुख्यालय आकाश महाद्वीप के सबसे महान साम्राज्य डिवाइन फीनिक्स साम्राज्य में स्थित था। इसकी शाखाएं आकाश महाद्वीप के प्रत्येक साम्राज्य के प्रमुख शहर में स्थित थीं और यह पूरे आकाश महाद्वीप की सबसे बड़ी व्यापारिक श्रृंखला थी। बेशक ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड सिर्फ एक व्यापारिक संघ के जितना आसान नहीं था। इसे पूरे आकाश महाद्वीप पर हावी करने के लिए इसके पीछे कितनी भयानक ताकत होगी, कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब हरीन ने दक्ष को इसके बारे में बताया था तो उन्होंने बहुत गंभीरता से कहा था कि ब्लैक मून मर्चेंट के सामने प्रमुख 4 संप्रदाय भी इज्जत के साथ पेश आते हैं और वे उसके सामने थोड़ी भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करते हैं। ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड की व्यापारिक प्रणाली अत्यंत कठोर थी। वे लगभग पूरी निष्पक्षता के साथ लेन देन करते थे और कभी भी किसी एक पक्ष के साथ पक्षपात नहीं करते थे। लेकिन वे केवल उच्च गुणवत्ता वाले सामान ही सौदा करते थे, वे निम्न स्तर के सामान की ओर देखते तक नहीं थे। ब्लैक मून मर्चेंट की स्थिति की पुष्टि करने के बाद दक्ष एक कोने में चला गया जहां आसपास कोई भी नहीं था। फिर उसने औषधीय पाउडर की एक छोटी बोतल निकाली जिसे उसने स्कोल ड्रैगन माउंटेन रेंज में परिष्कृत किया था और जल्दी से उस पाउडर को अपने चेहरे पर लगा लिया। आप ये क्या कर रहे हैं? जैस्मीन ने उत्सुकता के साथ पूछा। दक्ष ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन जब उसने अपना चेहरा दोबारा ऊपर किया तो उसकी अपरिपक्व विशेषताएं पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं और उसका चेहरा एक मध्यम आयु वाले व्यक्ति में बदल गया था जो पूरी तरह दृढ़ और कठोर था। यहां तक कि उसकी आंखें भी काफी अनुभवी दिखाई दे रही थीं। उसने थोड़ा और पाउडर लिया और उसे अपने हाथों में लगा लिया, जिससे उसकी त्वचा थोड़ी मुरझाई दिखने लगी, बिल्कुल किसी 50 से 60 साल के व्यक्ति की तरह। फिर उसने एक सफेद कपड़ों का सेट निकाला और पहले से पहने हुए काले कपड़ों से बदल लिया।
उसके बाद उसने एक बांस की बड़ी सी टोपी निकाली, जिसे पहनने के बाद उसका आधा चेहरा ढक गया। तुम्हें भेष बदलना भी आता है? जैस्मीन उसे देखकर आश्चर्य से चिल्ला उठी। मेरे जैसे चमत्कारी डॉक्टर के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। इसके तुरंत बाद उसका पूरा चेहरा कठोर और बर्फ की तरह ठंडा हो गया, यहां तक कि उसकी आवाज भी थोड़ी कर्कश और पहले से भारी हो गई। उसने अपनी इसी भारी आवाज में कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लैक मून मर्चेंट का मुख्यालय कहां स्थित है, लेकिन इस जगह पर भी इसका प्रभुत्व कम नहीं है। यदि ब्लैक मून मर्चेंट की प्रतिष्ठा उच्च है तो वो कुछ भी खरीदेगा और बेचेगा, और यहां लड़कियों के लिए सुंदर कपड़े भी हो सकते हैं। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही उसने लड़कियों के लिए सुंदर कपड़े शब्दों का उल्लेख किया तो उसने स्पष्ट रूप से जैस्मीन को किसी पक्षी की हल्की चहचहाट की आवाज निकालते हुए सुना। आम लोग ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड के प्रति गहरी श्रद्धा की भावना रखते थे, और जब वे स्थान से गुजरते थे तो वे तेजी से आगे बढ़ जाते थे और कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं करते थे जो ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड को नाराज कर सकती थी। दक्ष की विचित्र उपस्थिति ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन जब उन्होंने उसे शांति और तत्परता से ब्लैक मून मर्चेंट के अंदर प्रवेश करते हुए देखा तो उसे देखने वाली निगाहें भी थोड़ी श्रद्धा से भर गईं। बेशक ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड के अंदर व्यापार करने वाला व्यक्ति बहुत अमीर और महत्वपूर्ण होता था। ब्लैक मून मर्चेंट का आंतरिक भाग बहुत ही बड़ा था और इसकी खामोशी से एक प्रकार का दबाव महसूस होता था। यदि सामान्य लोग इसके अंदर जाते तो इस दबाव के कारण उन्हें सांस लेना भी मुश्किल हो सकता था। विशाल अलमारियों के ऊपर अलग अलग सामान को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया था। औषधीय सामग्रियां, छर्रे, हथियार, रत्न, निम्न श्रेणी के गहन जानवरों के कोर और यहां तक कि निम्न श्रेणी के गहन कौशल भी यहां मौजूद थे। लेकिन निस्संदेह यहां पर बेची जा रही कोई भी चीज सस्ती नहीं थी। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? क्यों आया दक्ष इस ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड के अंदर, और कैसा रहने वाला है न्यू मून सिटी के अंदर उसका सफर? ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड के अंदर काउंटर के पीछे लगभग 30 साल का एक व्यक्ति खड़ा था। उसने दक्ष के अजीब भेष पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि एक नजर डालते हुए सीधे उससे पूछा, आप यहां से कुछ खरीदना चाहते हैं या फिर कुछ बेचना? दक्ष ने सीधे मुद्दे पर आते हुए काउंटर के ऊपर 3 लाल रंग की गोलियां रखते हुए उदासीनता से कहा, 3 फायर स्पिरिट पिल्स, इसकी कीमत क्या होगी? ये 3 फायर स्पिरिट पिल्स दक्ष ने फ्लेम ड्रैगन की गुफा से प्राप्त घास को परिष्कृत करके बनाए थे। फायर स्पिरिट पिल? उस आदमी के कठोर चेहरे पर अंततः कुछ बदलाव आया। उसने एक गोली उठाई और इसे हल्के से सहलाया। अचानक ही उसके चेहरे का रंग बदल गया और वह बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज निकाल पाया, 10वीं रैंक की फायर स्पिरिट पिल। किसी जड़ी बूटी को एक गोली में परिवर्तित करने के लिए उसकी सावधानी से कटाई करना, सही शोधन उपकरण का चयन करना, उचित तापमान को नियंत्रित करना और एक महत्वपूर्ण शोधन कौशल से गुजरना पड़ता है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पिल की शक्ति कम होना एक सामान्य बात थी। शोधन की प्रक्रिया के दौरान एक उच्च ग्रेड डॉक्टर के लिए भी गोली की कुछ औषधीय शक्ति को खोने से बचना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए यदि कोई एक 6ठी रैंक की शुद्धता वाली गोली बना लेता है तो उस गोली को एक शीर्ष श्रेणी की गोली माना जाता था। 7वीं और 8वीं रैंक की गोली बहुत ही दुर्लभ मानी जाती थीं और उन्हें उच्चतम गुणवत्ता वाली गोली माना जाता था। प्रमुख संप्रदायों के कुछ उच्च ग्रेड डॉक्टर 9वीं रैंक की शुद्धता वाली गोली बनाने में भी सफल हो सकते थे, लेकिन इसे अद्वितीय माना जाएगा। लेकिन 10वीं रैंक की गोली कुछ ऐसी थी जिसे बनाने में एक उच्च ग्रेड डॉक्टर अपने 10,000 प्रयासों के बाद भी सफल नहीं हो सकता था। एक गोली की शुद्धता जितनी अधिक होती थी उसकी कीमत भी उतनी ही अधिक होती थी। इसके फायदे भी अधिक होते थे। एक 8वीं रैंक वाली गोली की कीमत एक 7वीं रैंक की गोली की तुलना में 2 गुनी होती थी। लेकिन 9वीं रैंक की गोली बाजार में मिलना असंभव था, क्योंकि इन्हें आमतौर पर प्रमुख संप्रदायों के द्वारा अपने मुख्य शिष्यों के लिए रखा जाता था। और जहां तक 10वीं रैंक की गोली का सवाल है तो यह आकाश महाद्वीप पर ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड ने भी पहले कभी नहीं देखी होगी। यदि केवल एक गोली 10वीं रैंक की होती तो भी ठीक था, लेकिन जब उस आदमी ने देखा कि तीनों गोलियां 10वीं रैंक की थीं तो उसकी आंखें फटकर लगभग बाहर आ गईं। सबसे पहले फायर स्पिरिट ग्रास को ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन इसे फायर स्पिरिट पिल में बदलना और भी कठिन था। और जहां तक 10वीं रैंक के होने की बात है तो इसके बारे में उसने पहले कभी सुना भी नहीं था। इस समय वह आदमी इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर इस तरह की तीनों गोलियां किसी ऐसे गहन अभ्यासी के सामने आ जाईं जो अग्नि कला में अभ्यास करता हो तो तब क्या बवाल होगा। इनकी क्या कीमत मिल सकती है? दक्ष ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष की आवाज सुनकर अंततः वह व्यक्ति अपने विचारों से बाहर निकला और जल्दी से एक काला लकड़ी का बॉक्स लाया।
उसने गोलियों की औषधीय ऊर्जा को फैलने से रोकने के लिए तीनों गोलियों को उस बॉक्स के अंदर रख दिया। अब उस आदमी के चेहरे पर दक्ष के लिए वास्तव में सम्मान के भाव दिखने लगे। उस व्यक्ति ने नम्रता से कहा, ये तीनों फायर स्पिरिट पिल्स सबसे उत्कृष्ट हैं। जहां तक इनकी कीमत की बात है तो मैं प्रत्येक के लिए 10 लाख सोने के सिक्के दे सकता हूं। अतः कुल मिलाकर मैं आपको 30 लाख सोने के सिक्के दूंगा। दक्ष उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप रहा। 30 लाख सोने के सिक्के, यह राशि किसी भी मायने में कम नहीं थी। आकाश महाद्वीप पर एक सामान्य परिवार की वार्षिक आय लगभग 30,000 सोने के सिक्के होती थी। लेकिन दक्ष काफी समय तक चुप था, इसलिए काउंटर पर खड़ा व्यक्ति थोड़ा घबराने लगा। उसने स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार किया। यदि दक्ष को यह कीमत संतोषजनक नहीं लगती तो वह इसे बढ़ाने में संकोच नहीं करेगा। 10वीं रैंक की शुद्धता वाली ये फायर स्पिरिट पिल अगर आकाश महाद्वीप के उन संप्रदायों को बेची जाती जो अग्नि कला का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से एक उच्च कीमत पर बेची जा सकती थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दक्ष उसकी कीमत सुनकर चुप नहीं था, बल्कि वह इस कीमत के कारण अचंभित हो गया था। 30 लाख सोने के सिक्के एक सामान्य परिवार की एक सदी की आय के बराबर थे। एज्योर क्लाउड महाद्वीप पर जब वह अपने आचार्य के साथ घूमता था तो उसके गुरु ने लाखों लोगों की जान बचाने के लिए दवा को परिष्कृत किया था, लेकिन कभी भी किसी से एक सिक्का भी चार्ज नहीं किया था। अपने आचार्य की मृत्यु के बाद उसने केवल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गोलियां परिष्कृत की थीं। इसलिए उसे प्रत्येक औषधीय गोली के वास्तविक बाजार मूल्य का कोई अंदाजा नहीं था। उसने मूल रूप से सोचा था कि 1 लाख सोने के सिक्के के बदले एक गोली को बेचना बहुत अच्छा होगा और 3 गोलियां बेचने के बाद उसके पास कुछ समय के लिए विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए पर्याप्त पैसे होंगे। लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा था कि उसे 30 लाख सोने के सिक्कों की पेशकश की जाएगी। इसलिए यह कीमत सुनकर वह पूरी तरह से अचंभित था। दक्ष की निरंतर चुप्पी को देखकर उस व्यक्ति ने घबराते हुए कहा, यदि आप अभी भी कीमत से संतुष्ट नहीं हैं तो। उसकी बात खत्म होने से पहले ही दक्ष ने जोर से कहा, मुझे मंजूर है। उसके प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार किए जाने पर वह व्यक्ति अपनी प्रसन्नता को छिपा नहीं सका, क्योंकि वह जानता था कि अगर प्रमुख संप्रदायों के सामने इन गोलियों की कीमत 3 करोड़ सोने के सिक्के भी रखी जाए तो भी वे इन्हें पाने के लिए एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। आखिर उच्च रैंक की गोलियां किसी की भी गहन शक्ति को बढ़ाने का सबसे बड़ा शॉर्टकट होती थीं। उस व्यक्ति ने जल्दी से गोलियों का बॉक्स उठाया और अंदर चला गया। जब वह कुछ देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक चमकदार बैंगनी कार्ड था। उसने वह कार्ड दक्ष को पकड़ाते हुए कहा, यह आपका करेंसी कार्ड है, कृपया इसे स्वीकार करें। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो हमारे ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड में हमेशा आपका स्वागत है। इस पर्पल करेंसी कार्ड में 30 लाख सोने के सिक्के रखे हुए थे। दक्ष ने एक बार उन्हें जांचने का फैसला किया और पाया कि एक भी सिक्का कम नहीं था। उस कार्ड में कुल 30 लाख सिक्के मौजूद थे। दक्ष ने अपने पूरे जीवन में कभी इतने सारे पैसे नहीं देखे थे। पिछले 16 सालों में उसकी कुल बचत मात्र 1,600 सोने के सिक्के ही थी। 30 लाख सोने के सिक्के खर्च करने में मुझे कितना समय लगेगा? अगर छोटी चाची ने देखा तो वह जरूर चौंक जाएगी। दक्ष अपने मन में ही अटकलें लगाने लगा। पर्पल करेंसी कार्ड को रखने के बाद दक्ष तुरंत उस जगह से नहीं गया, बल्कि उसने फिर से उस काउंटर पर कुछ रखने के लिए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और ठंडे स्वर में कहा, एक गहन जानवर का कोर, इसकी क्या कीमत मिल सकती है? लाल रंग के गहन कोर को काउंटर पर रखने के बाद दक्ष को अपने दिमाग में जैस्मीन की प्रश्नवाचक आवाज सुनाई दी। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इसे बेचना चाहते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? दक्ष ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं नहीं, बेशक मैं इसे बेचना नहीं चाहता। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बस उन्हें थोड़ा डराना चाहता हूं ताकि भविष्य में मेरे लिए यहां व्यापार करना अधिक सुविधाजनक हो जाए। दक्ष की बात सुनकर जैस्मीन को थोड़ी तसल्ली हुई और उसने आगे कुछ नहीं कहा। गहन कोर? काउंटर पर खड़े उस व्यक्ति ने तुरंत उसे उठाया। उसने उस कोर को उठाया और धीरे से सहलाया। इसके तुरंत बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जैसे ही उसने अपने दोनों कांपते हाथ उठाए, उसकी आंखें बाहर आ गईं। यह 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 ड्रैगन का गहन कोर है। इतना ही नहीं, यह एक सम्राट गहन क्षेत्र के ड्रैगन का कोर है। हम्फ, इस पर इतना चौंकने की क्या बात है? जल्दी से इसकी कीमत बताओ, दक्ष ने अधीरता से कहा। उस आदमी ने तुरंत उस कोर को वापस काउंटर पर रख दिया और उसे दोबारा उठाने से डरने लगा। दक्ष के बारे में पहले ही उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया था। उसने विनम्रतापूर्वक कहा, सम्मानित ग्राहक, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। इतने महत्वपूर्ण मामले में इस छोटे से बच्चे को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। इतने में ही वह अपनी जगह पर घूमा और ऊपरी मंजिल की ओर चिल्लाया, महाप्रबंधक, जल्दी आओ, यह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक मामला है। कुछ ही समय बाद एक बुजुर्ग आदमी सीढ़ी पर दिखाई दिया और धीरे धीरे नीचे आ गया।
उसका नाम पौरव था, जिसे न्यू मून सिटी में हर कोई इस ब्लैक मर्चेंट गिल्ड शाखा के महाप्रबंधक के रूप में जानता था। महत्वपूर्ण व्यावसायिक मामला। पौरव गर्व के साथ आगे बढ़ा और एक सूक्ष्म नजर दक्ष पर डाली। महाप्रबंधक, आओ आओ देखो। काउंटर वाले व्यक्ति ने अपने कांपते हाथों से गहन कोर उठाया और पौरव की ओर बढ़ा दिया। पौरव ने उसकी ओर घूर कर देखा और अप्रसन्नता से कहा, हम अपने आप को संभालें। आपने इतने छोटे से गहन कोर के लिए मुझे परेशान किया? क्या यह कोई आकाश गहन क्षेत्र के गहन जानवर का कोर है जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया है? अगर वह अपना आगे का वाक्य पूरा कर पाता, उससे पहले ही उस व्यक्ति ने वह गहन कोर पौरव के हाथों में रख दिया और तभी अचानक ही बात करना बंद कर दिया। उसके हाथ तुरंत कांपने लगे। उसने तुरंत उस गहन कोर को अपनी आंखों के पास लाया और ध्यान से उसकी जांच करने के लिए अपनी थोड़ी गहन ऊर्जा का उपयोग किया। अचानक ही उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसने काउंटर वाले व्यक्ति से भी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, सम्राट, सम्राट, ड्रैगन कोर। काउंटर वाले व्यक्ति ने चुपके से उसके ऊपर एक नजर डाली और मन में बड़बड़ाया, अभी एक क्षण पहले आप मुझे ज्ञान दे रहे थे, लेकिन आप तो मुझसे भी ऊंची आवाज में चिल्ला रहे हैं। एक साधारण सम्राट गहन क्षेत्र के गहन जानवर का कोर देखकर आप लोग इतना हैरान हो रहे हैं। ब्लैक मून मर्चेंट वास्तव में उतना भी आशाजनक नहीं है जितना मैंने सुना था, दक्ष ने एक कर्कश आवाज में कहा। ठंडी और कर्कश आवाज में कहे गए इस वाक्य को सुनकर पौरव बेहद हैरान रह गया। उसने तुरंत अपने भावों को छिपाया और दक्ष को गंभीरता से देखा और आगे बढ़ा। उसने सावधानीपूर्वक फ्लेम ड्रैगन का कोर वापस काउंटर पर रख दिया और सम्मानपूर्वक पूछा, सम्मानीय ग्राहक, क्या हम आपका सम्मानीय नाम जान सकते हैं? दक्ष ने जब इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को ध्यान से देखा तो उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि इसकी आंखें बहुत पैनी थीं। ऐसी आंखों वाले शख्स के सामने कुछ भी छिपाना असंभव था। दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ठंडे भाव से पूछा, आपका ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड सिर्फ व्यापारिक लेन देन करता है? इसने नाम पूछने का नियम कब लागू कर दिया? उस क्षण भर में पौरव को दक्ष से जानलेवा इरादे का संकेत महसूस हुआ। हालांकि यह केवल एक क्षण के लिए था, फिर भी उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद इस जीवन काल में कई लोगों की हत्या की थी और कई बार मौत के निकट पहुंचने का अनुभव किया था, इसलिए वह जानलेवा इरादे को बहुत आसानी से महसूस करने में सक्षम था। लेकिन अपने पूरे जीवन में उसने कभी भी इतने भयानक जानलेवा इरादे को महसूस नहीं किया था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस प्रकार के भयानक जानलेवा इरादे के लिए कितने लोगों को मारना होगा। अचानक ही पौरव को ठंडा पसीना आ गया और उसकी धड़कनें अनियंत्रित रूप से बढ़ गईं। जब से वह न्यू मून सिटी में रह रहा था, तब से यह पहली बार था जब उसे ठंडा पसीना आया था। भयानक जानलेवा आभा बिखेरने वाले एक ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसके लिए सम्राट गहन क्षेत्र के जानवर का गहन कोर प्राप्त करना एक मामूली सी बात थी। वास्तव में वह किस दायरे में होगा, पौरव इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। इस समय पौरव की पीठ ठंडे पसीने से लथपथ थी। उसने अपना सिर नीचे किया और सम्मानपूर्वक कहा, नहीं नहीं, कृपया बुरा मत माने, मैं तो केवल आपकी प्रशंसा करना चाहता था और इसीलिए मेरी थोड़ी जीभ फिसल गई। पौरव वास्तव में दक्ष की रैंक जानना चाहता था, इसलिए उसने अपना जानलेवा इरादा प्रकट किया था ताकि वह दोबारा उसकी शक्ति परीक्षण की हिम्मत न करे। जानलेवा आभा बिखेरने के बाद पौरव ने अंततः राहत की सांस ली और विनम्रता से कहा, एक सम्राट गहन कोर एक अथाह खजाना है। न्यू मून सिटी का तो जिक्र भी नहीं, यहां तक कि पूरे ब्लू विंड एम्पायर में भी सदियों में इस प्रकार का खजाना दिखाई देता है। फिर हमारे सम्मानित ग्राहक इस प्रकार के खजाने को क्यों बेचना चाहते हैं? यह मेरे लिए बेकार है, दक्ष ने लापरवाही से कहा। यह मेरे लिए बेकार है? इस वाक्य से पौरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके लिए एक सम्राट गहन कोर बेकार है? वास्तव में यह किस दायरे का व्यक्ति है? पौरव ने एक कड़वी मुस्कान से मुस्कुराते हुए कहा, सम्मानित ग्राहक, हालांकि यह पौरव इस सम्राट गहन क्षेत्र वाले ड्रैगन के कोर को पाने की बहुत इच्छा रखता है, लेकिन इसका मूल्य अनगिनत है। यदि मैं इसके बदले आपको पूरी ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड भी सौंप दूं, तो यह इसकी कीमत को केवल 5वें हिस्से ही होगा। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है दक्ष, और पौरव को डराकर उसे क्या हासिल होने वाला है? पौरव ने ड्रैगन के कोर को ध्यान से उठाया और उसे दक्ष के सामने रखते हुए कहा, अगर फिर भी सम्मानित ग्राहक इसे बेचना चाहते हैं, तो आप इसे लेकर इंपीरियल सिटी के अंदर स्थित हमारी शाखा में जा सकते हैं। वहां आपको आपकी संतुष्टि के अनुसार इसकी कीमत मिलेगी। दक्ष ने अपने हाव भाव में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं किया और चुपचाप उस कोर को उठा लिया। वह कुछ देर वहीं पर रुका और अचानक ही पूछा, क्या आप मुझे सात्विक के बारे में कुछ बता सकते हैं? वह किस प्रकार का व्यक्ति है? इस प्रश्न से पौरव थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने विनम्रता के साथ कहा, न्यू मून सिटी के अंदर पौरव जिस सात्विक नाम के व्यक्ति को जानता है, वह शाही परिवार द्वारा नियुक्त किए गए न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के महान बुजुर्ग हैं। वह न्यू मून सिटी में बहुत उच्च प्रतिष्ठा वाले एक ईमानदार व्यक्ति हैं।
पौरव ने दक्ष को जवाब देने के बाद उससे एक प्रश्न करते हुए आगे कहा, क्या सम्मानित ग्राहक और सात्विक के बीच किसी प्रकार का संबंध है? दक्ष ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और जमाई लेते हुए वहां से जाने लगा। इतने में ही जैस्मीन ने उससे कहा, रुको, इस राजकुमारी को वो लाल ड्रेस पसंद आ गई है, जल्दी से उसे खरीदो। जैस्मीन की आवाज सुनकर दक्ष अपनी जगह पर रुका और पीछे मुड़कर उस दिशा में देखा जहां जैस्मीन ने इशारा किया था। सामान से भरी विशाल शेल्फ के ऊपर बाईं ओर दक्ष को एक लाल रंग की पोशाक दिखाई दी। यह एक छोटी लेकिन उत्तम गुणवत्ता की पोशाक थी, जो स्पष्ट रूप से एक युवा लड़की के लिए बनाई गई थी। दक्ष ने उस पोशाक की ओर इशारा किया और पौरव से उसकी कीमत पूछी। दक्ष के अचानक रुकने और वापस आने से पौरव थोड़ा चौंक गया था, लेकिन जब दक्ष ने उससे पोशाक का मूल्य पूछा तो उसने तुरंत विनम्रता से उत्तर दिया, सम्मानित ग्राहक, आप शायद जानते नहीं होंगे, लेकिन यह ड्रेस स्मोक रेड फेरी ड्रेस कहलाती है, जो केवल 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए बनाई गई है। यह काफी छोटी है और किसी भी तरीके से आपकी पत्नी के लिए उपयुक्त नहीं होगी। दक्ष ने अपनी आंखें घुमाई और ठंडे स्वर में कहा, मुझे यह अपनी बेटी के लिए खरीदनी है। जिस पर पौरव ने तुरंत चापलूसी करते हुए कहा, अच्छा, फिर तो यह आपकी बेटी के लिए बहुत ही अच्छी ड्रेस हो सकती है। यह रेड स्मोक फेरी पोशाक स्वर्गीय रेशम की शिफॉन से बनाई गई है और इसमें 81 रक्त लाल क्रिस्टलों से कढ़ाई की गई है, जिससे न केवल इसकी चमक बहुत आकर्षक है, बल्कि यह बुरे सायों को भी दूर भगा सकती है। साथ ही यह छूने में बहुत मुलायम है। पूरे न्यू मून सिटी के अंदर इसका केवल एक ही पीस उपलब्ध है, इसलिए इसकी कीमत भी थोड़ी ज्यादा है, कुछ 50 लाख सोने के सिक्कों के बराबर। कीमत सुनकर दक्ष बाहर से बिल्कुल शांत था, लेकिन अंदर से ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसके दिल को सरपट दौड़ते 1000 घोड़ों ने कुचल दिया हो। बेशक दक्ष को पता था कि लाल रक्त क्रिस्टल क्या होते हैं। न केवल उनका रंग उज्ज्वल था, बल्कि जब उन्हें शरीर पर पहना जाता था तो वे रक्त प्रवाह की गति को भी नियंत्रित करते थे और बुरी आत्माओं को दूर रखने में मदद करते थे। और इस पोशाक में तो पूरे 81 क्रिस्टलों की कढ़ाई की गई थी, जिससे इसका मूल्य 50 लाख सोने के सिक्के होना कोई बड़ी बात नहीं मानी जा सकती थी। अभी कुछ समय पहले 30 लाख सोने के सिक्के पाकर दक्ष को रातों रात अमीर होने जैसा महसूस हुआ था और वह अटकलें लगाने लगा था कि वह इन्हें कैसे खर्च करेगा। और अब उसे कुछ ही क्षण बाद रातों रात लुटने जैसा भी महसूस हो गया था। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि ये सोने के सिक्के एक लड़की की ड्रेस खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं होंगे। न्यू मून सिटी आने से पहले दक्ष ने जैस्मीन से कई बार वादा किया था कि वह उसके लिए बेहतरीन कपड़े खरीदेगा, लेकिन जैस्मीन का ध्यान जिस ड्रेस ने सबसे पहले आकर्षित किया वह इतनी महंगी थी। दक्ष की परेशानी को देखते हुए पौरव ने थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं की। उसने रेड स्मोक फेरी ड्रेस को पैक करके दक्ष के सामने रखा और मुस्कुराते हुए कहा, जब आप यहां आए थे तो पहले से ही शांत थे, लेकिन इस पौरव ने अपनी नादानी की वजह से आपको नाराज कर दिया था, जिससे आपको असुविधा का सामना करना पड़ा है। इसलिए इस रेड स्मोक फेरी ड्रेस को क्षमा याचना के उपहार के रूप में स्वीकार करें और हमारे द्वारा की गई पहली नादानी को नजरअंदाज करके हमें अपना दोस्त बनने का मौका दें। पौरव जानता था कि इस छोटी सी शाखा के लिए 50 लाख सोने के सिक्के किसी भी तरह से कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन अगर वह इस महान आदमी पर कुछ अच्छा प्रभाव डालकर उसके साथ अच्छे संबंध बनाने में सफल रहा तो यह उसके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। दक्ष एक पल के लिए चुप रहा और उसने धीरे से रेड स्मोक फेरी ड्रेस को उठाया। जाने से पहले उसने पौरव से कहा, मैं इस एहसान को याद रखूंगा। दक्ष के जाने के बाद पौरव ने एक राहत की सांस ली और अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा। इतनी देर से दूर खड़ा वह काउंटर वाला व्यक्ति अंततः पौरव के पास आया और फुसफुसाते हुए कहा, महाप्रबंधक, न्यू मून सिटी के अंदर इस तरह का कोई व्यक्ति कब से रहने लगा जिसके पास सम्राट गहन क्षेत्र के गहन जानवर का कोर है? जब मुझे एहसास हुआ कि यह एक सम्राट गहन जानवर का कोर है तो मेरा दिल सदमे से लगभग बाहर आ गया था। अगर सम्राट गहन क्षेत्र वाले ड्रैगन के कोर की खबर बाहर फैल गई तो संपूर्ण न्यू मून सिटी, नहीं बल्कि पूरे ब्लू विंड साम्राज्य के ताकतवर लोग न्यू मून सिटी आ जाएंगे। और इतना कहने के बाद ही उसका शरीर अचानक कांप उठा और उसने बोलना बंद कर दिया। तुम बेवकूफ हो, पौरव ने उसकी ओर घूरते हुए कहा। वह व्यक्ति न्यू मून सिटी का कैसे हो सकता है? यदि ऐसा कोई व्यक्ति न्यू मून सिटी में होता तो क्या हमें उसके बारे में पता नहीं चलता? इसके अलावा उसके पास एक सम्राट गहन क्षेत्र वाले ड्रैगन का कोर है जिसे वह बेचना चाहता था। इसका मतलब है कि यह कोर उसके लिए किसी काम की नहीं है। इस व्यक्ति की गहन शक्ति हमारी समझ के दायरे से परे है। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि वह ब्लू विंड साम्राज्य के उन शक्तिशाली लोगों से डरेगा जो उससे ड्रैगन कोर छीनना चाहेंगे? पौरव की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, लेकिन जब वह पहली बार अंदर आया था तो मैंने उसकी गहन शक्ति की जांच की थी। मुझे पता चला था
कि वह नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी बात पर पौरव ने उसे गंभीरता से समझाते हुए कहा, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। एक व्यक्ति जो सम्राट गहन क्षेत्र के गहन जानवर को मारने में सक्षम है, उसके लिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम पता लगा सको कि वह किस गहन क्षेत्र में था। एक बार जब किसी की गहन शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वह अपनी गहन आभा को आसानी से छिपा सकता है, और नवजात गहन क्षेत्र का पहला स्तर तो कुछ भी नहीं है। अगर वह अपनी ताकत को प्राथमिक गहन क्षेत्र तक भी सीमित कर दे तो भी यह अजीब नहीं होगा। इसीलिए अगली बार जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जो निचले स्तर का लगता हो और वह युवा नहीं है, तो तुम उसके सामने बिल्कुल भी घमंडी होने की कोशिश न करना, क्योंकि वे वास्तव में विशेषज्ञ हो सकते हैं। ओह! उस आदमी ने सिर हिलाया और फिर उसने फायर स्पिरिट पिल्स वाला बॉक्स बाहर निकाला और कहा, महाप्रबंधक, मैं तो लगभग भूल ही गया था, लेकिन इस आदमी ने ड्रैगन कोर निकालने से पहले ये 3 फायर स्पिरिट पिल्स बेची थीं, जो रैंक 10 की शुद्धता वाली हैं। क्या? पौरव ने चौंकते हुए तुरंत तीनों गोलियां उठाई और कांपती हुई आवाज में बोला, 10वीं रैंक की शुद्धता वाली गोली बनाना तो शीर्ष संप्रदायों के उच्च ग्रेड डॉक्टरों के लिए भी संभव नहीं है। यह व्यक्ति जरूर किसी महान स्थान से आया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास इतनी भयानक जानलेवा इरादों वाली आभा थी। दक्ष के जानलेवा इरादे को याद करके एक बार फिर उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसका शरीर कांप उठा। उसे इस बात से थोड़ी राहत महसूस हुई कि उसने पिछली स्थिति को ठीक से संभाल लिया था। ब्लैक मून मर्चेंट छोड़ने के बाद दक्ष काफी दूर तक चलता रहा, और जब उसे एक सुनसान जगह मिल गई तो उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले और अपने चेहरे को फिर से नॉर्मल किया और इत्मीनान से दूसरी दिशा में चलने लगा। तभी उसके दिमाग में जैस्मीन की गुस्से से भरी आवाज आई, तो तुमने इस राजकुमारी को अपनी बेटी कहने का साहस किया? मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। क्या मुझे यह कहना चाहिए था कि मैं इसे अपनी मास्टर के लिए खरीद रहा था? जैस्मीन ने थोड़ा विचार किया। उसे दक्ष की बात तर्कपूर्ण लगी और उसने कहा, छोड़ो, इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगी, क्योंकि यह ड्रेस वास्तव में ज्यादा बुरी नहीं है। लेकिन अगर आपने कभी दोबारा इस राजकुमारी के बारे में इस तरह की बकवास करने की कोशिश की तो मैं निश्चित रूप से तुम पर दया नहीं दिखाऊंगी। 50 लाख सोने के सिक्के, अगर मैं अपने 2 जन्मों में भी पहने गए सभी कपड़ों का मूल्य जोड़ दूं तो भी यह इस पोशाक के एक टुकड़े के मूल्य के बराबर नहीं होगा। और आप कह रही हैं कि यह उतनी बुरी नहीं है? दक्ष ने पलटवार करते हुए कहा, इस राजकुमारी ने आपको नई मिस्टिक वेंस प्रदान की हैं और यहां तक कि आपकी मास्टर तक बन गई, लेकिन आज आपने इस राजकुमारी के लिए 50 लाख सोने के सिक्के की कीमत वाली कोई चीज क्या दिला दी? इतने में ही आप शिकायत करने लगे। उसकी बात से दक्ष थोड़ा चौंक गया। जैस्मीन ने उससे आगे ठंडे स्वर में कहा, आप वास्तव में बहुत साहसी हैं। आपने उनके सामने गहन कोर तक प्रकट कर दी। क्या आपको वास्तव में डर नहीं लगा कि वे लोग गहन कोर के लिए आपको मार डालेंगे? यह राजकुमारी अभी अपनी गहन ऊर्जा का थोड़ा सा भी उपयोग नहीं कर सकती है। यदि ऐसे में उन्होंने गहन कोर छीनने की कोशिश में आप पर हमला किया होता तो न केवल हम गहन कोर खो देते, बल्कि अपना जीवन भी खो देते। नहीं, आप गलत दिशा में सोच रही हैं, दक्ष ने हंसते हुए कहा। मैं जितनी लापरवाही से उनके हाथों में गहन कोर छोड़ता, वे उतना ही अधिक डरते। भले ही उन्हें मेरी शक्ति के बारे में पता चल जाता तो भी वे कुछ नहीं करते, बल्कि और ज्यादा सतर्क हो जाते। और जहां तक सवाल इस बात का है कि वे गहन कोर के बारे में खबर फैलाएंगे, तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे 90% विश्वास है कि वे ऐसा नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर जैस्मीन ने कहा, आज इस राजकुमारी ने यह भी देख लिया कि झूठी शेखी क्या होती है। लेकिन ऐसा करके आप वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहे थे? जिस पर दक्ष ने समझाते हुए कहा, पूरे आकाश महाद्वीप में केवल ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड ही है जिसके पास सबसे ज्यादा संसाधन और कनेक्शन है। और जहां तक अच्छी वस्तुओं की बात है तो वे उनकी कीमत बढ़ाकर केवल प्रमुख संप्रदायों को बेचेंगे। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए वे कभी भी अपनी मूल्यवान चीजें नहीं बेचेंगे। इसीलिए मुझे अपनी गहरी छाप छोड़नी पड़ी और खुद को उनकी नजरों में ऊंचा दिखाना पड़ा। इस तरह भविष्य में मैं ब्लैक मून मर्चेंट के साथ आसानी से निपट सकूंगा। और अगर भविष्य की बात छोड़ भी दें तो ब्लैक मून मर्चेंट का प्रत्येक व्यक्ति अहंकारी होता है। अगर मैंने उन्हें इस तरह से नहीं डराया होता तो क्या वे मुझे रेड स्मोक फेरी ड्रेस उपहार में देने की पेशकश करते? यहां तक भी ठीक था, लेकिन उडुम्बरा का फूल और यहां तक कि पर्पल वेंड गॉड क्रिस्टल जिनकी आपको आवश्यकता है, इन चीजों के मिलने की सबसे ज्यादा संभावना ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड से ही है। जैस्मीन ने उसकी बात पर अपना सिर हिलाया और कुछ देर चुप रहने के बाद उसने अचानक ही पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन वहां पर आपने जो जानलेवा आभा दिखाई थी उसे आपने कैसे प्रकट किया था? उस जानलेवा इरादे ने जैस्मीन को झकझोर कर रख दिया था। यह एक ऐसी जानलेवा आभा थी जो किसी भी मामले में जैस्मीन की जानलेवा आभा से कम नहीं थी।
इस तरह की जानलेवा आभा ट्रेनिंग करके हासिल नहीं की जा सकती थी और न ही इसे किसी नकली तरीके से प्रकट किया जा सकता था। इस तरह की आभा कई लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद ही धीरे धीरे प्राप्त की जा सकती थी, लेकिन एक जानलेवा आभा को इस हडकंपा देने वाले स्तर पर लाने के लिए कम से कम सैकड़ों या हजारों नहीं बल्कि कई लाख लोगों की जान लेनी होगी। जानलेवा इरादों से भरी उस आभा ने उस समय पौरव के अंदर भी इतना डर पैदा कर दिया था कि उसका दम घुटने लगा था, जो पहले से ही पृथ्वी गहन क्षेत्र में था। दक्ष थोड़ी देर चुप रहा और उदासी के साथ कहा, अगर मैंने आपको इसके बारे में बताया होता तो भी आप मुझ पर विश्वास नहीं करती, लेकिन हमारी कहानी लगभग एक जैसी है और हमें एक जैसे ही अनुभवों का सामना करना पड़ा है। दक्ष की बात सुनने के बाद जैस्मीन ने आगे उससे कुछ नहीं कहा और दक्ष भी चुपचाप आगे बढ़ता रहा। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में शाही राजधानी के अलावा शाही परिवार द्वारा नियुक्त किए गए प्रोफाउंड पैलेस वाले कुल 72 शहर थे। न्यू मून सिटी उन शहरों में से एक था और इसके न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया था। इसके अलावा पैलेस में प्रवेश करने के लिए जो आवश्यकताएं थीं वे भी कुछ ज्यादा उच्च नहीं थीं, इसलिए हर साल अनगिनत गहन अभ्यासी इसके अंदर प्रवेश पाने की कोशिश करते थे। न्यू मून सिटी के न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के अंदर कुल 13 विभाग थे, जिनके अंदर अलग अलग विशेषताओं का प्रशिक्षण दिया जाता था, जैसे चिकित्सा विभाग, साहित्य विभाग, संगीत विभाग, कला विभाग वगैरह। इसलिए स्वाभाविक रूप से जिस जगह पर न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस स्थित था वह एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र था। सात्विक नाम का व्यक्ति जिसे दक्ष खोज रहा था वो इसी न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस का बुजुर्ग था और उसकी स्थिति 3 बुजुर्गों में से दूसरे स्थान पर थी। लेकिन सात्विक की इस पहचान के बारे में हरीन को भी कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए इसके बारे में उन्होंने दक्ष को कुछ नहीं बताया था। इधर उधर पूछताछ करने के बाद दक्ष जल्द ही न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस पहुंचा, लेकिन वह इस बात से झिझक रहा था कि उसे अंदर प्रवेश करना चाहिए या नहीं। इतने में उसे अचानक बाईं ओर से एक अतरंजित आवाज आई, जीजा जी। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? किसने दी थी दक्ष को आवाज? क्या सात्विक दक्ष की मदद करेगा? अचानक आई इस आवाज को सुनकर दक्ष एक पल के लिए चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर हैरानी से उस प्रभावशाली युवा लड़के को देखा जिसने उसे आवाज दी थी। उसकी काया देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि वह महज 15 साल का लड़का था। 3 मीटर लंबाई के साथ उसका शरीर आश्चर्यजनक रूप से मस्त था और वह सामने किसी छोटे पहाड़ की तरह दिख रहा था। अरे युवान, तुम यहां कैसे? दक्ष ने अपने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ कहा। यह आश्चर्यजनक रूप से मोटा लड़का वास्तव में और कोई नहीं बल्कि आर्या का छोटा भाई युवान था और छोटी उम्र से दक्ष का एकमात्र दोस्त भी। जीजा जी, यह सचमुच आप ही हैं? दक्ष के चेहरे को देखकर युवान की आवाज थोड़ी और तेज हो गई और वह आश्चर्य और खुशी के साथ दक्ष की ओर दौड़ा। जैसे ही युवान ने दौड़ना शुरू किया, उसके भारी भरकम शरीर के कारण जमीन भी थोड़ी हिल गई। अगर कोई युवान को भागते हुए देखता तो उसे ऐसा लगता जैसे वह किसी भालू को गले लगाने के लिए जा रहा हो। दक्ष ने जब उसे इस तरह से अपनी ओर आते हुए देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई हो और अनजाने में वह कुछ कदम पीछे हट गया। अगर युवान उसे इस तरीके से गले लगाता तो निश्चित ही उसकी 2 से 4 हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती। रुको 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 रुको! दक्ष ने तेजी से अपने हाथ हिलाए और उत्साहित युवान को रोका, जो उसे लगभग कसकर गले लगाने ही वाला था। फिर उसने युवान को सिर से पांव तक देखा और फिर पूछा, युवान, तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? मुझे यह सवाल जीजाजी से करना चाहिए कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं। युवान ने अपने उत्साह से चमकते हुए चेहरे के साथ कहा, आधे साल पहले मैंने सुना था कि तुम्हें अपने कबीले से बाहर निकाल दिया गया है। उसके बाद मैंने तुम्हें कई दिनों तक ढूंढा, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। लेकिन मुझे यह देखकर सचमुच बहुत अच्छा लगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है और मैं इन 6 महीनों में बिल्कुल भी चैन से नहीं सो पाया हूं। युवान अपने पूरे दिल से दक्ष के लिए चिंतित था। इस दुनिया में सारिका और हरीन के अलावा एकमात्र व्यक्ति जो उसकी परवाह करता था वह उसके बचपन का दोस्त युवान ही था। दक्ष प्रफुल्लित दिल के साथ आगे बढ़ा और युवान की मजबूत बांह को थपथपाते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो मुझे बहुत से लोगों का हिसाब चुकता करना है, उसके पहले मुझे कैसे कुछ हो सकता है। चुरू कबीले से बाहर निकल जाना मेरे लिए वास्तव में एक अच्छी बात है। बाहरी दुनिया उस तियान सिटी से कहीं अधिक सुंदर और रोचक है जिसमें हमने अपने 16 साल बिताए हैं। पिछले 6 महीनों से मैं तियान सिटी से पश्चिम की ओर चल रहा हूं और आज ही मैं न्यू मून सिटी पहुंचा हूं। इतना कहने के बाद दक्ष ने किनारे की ओर देखा और न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के विशाल आकार और आकर्षक साइनबोर्ड पर नजर डाली और युवान से कहा, अब तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम न्यू मून सिटी में क्यों रह रहे हो? जिस पर युवान ने उससे कहा, मैं फिलहाल न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश कर चुका हूं। जैसे ही उसने पैलेस की बात की तो उसका चेहरा गर्व से भर गया और उसने आगे कहा,
मैं 6 महीने पहले यहां आया था और मैंने गहन शक्ति विभाग की क्लास 1 में प्रवेश भी कर लिया है। क्लास 1? क्या इस क्लास में प्रवेश करना कठिन है? दक्ष ने युवान के गर्व से भरे चेहरे को देखते हुए पूछा। बिल्कुल। युवान ने सिर हिलाया और गर्व से कहा, क्लास 1 को गहन शक्ति विभाग के महान बुजुर्ग स्वयं पढ़ाते हैं। क्लास 1 में प्रवेश करने के लिए सबसे जरूरी बात है कि आपके पास अच्छी प्रतिभा होनी चाहिए या फिर हे अच्छे कनेक्शन होने चाहिए। दक्ष ने याद किया कि 6 महीने पहले युवान की गहन शक्ति प्राथमिक गहन क्षेत्र के चौथे स्तर पर थी, जिसे औसत दर्जे का कहा जा सकता था। उसे रत्ती भर भी अच्छी प्रतिभा नहीं कहा जा सकता था, जिसका मतलब था कि युवान को क्लास 1 में प्रवेश अच्छे कनेक्शन के कारण मिला था। दक्ष ने संदेह से भरे चेहरे के साथ उससे पूछा, क्या आपके परिवार का न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के साथ कोई रिश्ता है? जिस पर युवान ने थोड़ी शर्मिंदगी हंसी के साथ उत्तर देते हुए कहा, वो दरअसल मेरे दादाजी जब छोटे थे तो वह अक्सर न्यू मून सिटी आते थे और यहां उन्होंने एक बहुत अच्छा दोस्त बनाया था। वह दोस्त बाद में न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के प्रमुख बुजुर्गों में से एक बन गया। इसलिए मुझे न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस की प्रवेश परीक्षा दिए बिना ही क्लास 1 में प्रवेश मिल गया। युवान ने आगे बात को टालते हुए कहा, चलो इन चीजों के बारे में बात खत्म करते हैं। फिलहाल तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम हमेशा अकेले ही रहते हो? क्या तुम्हें अभी तक न्यू मून सिटी में रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली? अब तुम क्या करने वाले हो? ये प्रश्न पूछते हुए युवान का चेहरा थोड़ी चिंता से भरा हुआ था। वह दक्ष के बारे में सब कुछ अच्छे से जानता था। 16 साल की उम्र तक पहुंचने के दौरान उसने कभी भी तियान सिटी के बाहर कदम नहीं रखा था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी मिस्टिक वेन्स पूरी तरह से विकलांग थीं और उसके लिए खुद की रक्षा करना भी असंभव था। इसलिए युवान का चिंता करना स्वाभाविक था। दक्ष ने उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना सिर उठाते हुए पूछा, तुम जिस महान बुजुर्ग की बात कर रहे हो, कहीं उनका नाम सात्विक तो नहीं है? हाँ, वो बुजुर्ग सात्विक ही हैं, युवान ने आश्चर्य के साथ कहा। फिर उसने अपना सिर रगड़ते हुए दक्ष से पूछा, जीजा जी, आपने कहा कि आप आज ही न्यू मून सिटी पहुंचे हैं, तो फिर आप बुजुर्ग सात्विक के बारे में कैसे जानते हैं? उनका और मेरे दादाजी का कुछ रिश्ता था। तियान सिटी छोड़ने से पहले दादाजी ने मुझसे उनसे मिलने के लिए कहा था, दक्ष ने सीधे जवाब देते हुए कहा। जब युवान ने दक्ष की बात सुनी तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह के साथ कहा, यह बहुत ही अच्छा है। न्यू मून सिटी में बुजुर्ग सात्विक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और वह दूसरों के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। यदि वह और दादाजी एक दूसरे को जानते हैं तो शायद वह आपके लिए रहने की एक जगह की व्यवस्था कर सकते हैं, और अगर उन्होंने आपके लिए न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के अंदर ही रहने की व्यवस्था कर दी तो फिर यह और भी बेहतर होगा। उसकी बात पर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम मुझे उनके पास ले चलो। दरअसल दक्ष का न्यू मून सिटी में लंबे समय तक रुकने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि खुले आसमान के नीचे हर जगह उसके लिए प्रशिक्षण का मैदान थी और वह कोई भी ऐसी जगह ढूंढकर अपनी ट्रेनिंग जारी रख सकता था जहां प्राकृतिक ऊर्जा काफी सघन हो। वह सात्विक से केवल इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि ऐसा करने के लिए उससे उसके दादाजी ने कहा था और वह दादाजी की इच्छा को टालना नहीं चाहता था। ओह, ठीक है, युवान ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा। फिर अचानक ही उसे कुछ याद आया और अपना कान खुजाते हुए कहा, लेकिन आज उनसे मिल पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आज पैलेस के नए चेयरमैन की नियुक्ति का दिन है, इसलिए शाम को इसकी दावत है। मैंने सुना है कि न्यू मून सिटी के सभी प्रसिद्ध संप्रदाय और कबीले के लोग वहां होंगे, इसलिए शायद बुजुर्ग सात्विक शाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। उसकी बात पर दक्ष ने थोड़ा सोचा और कहा, तो ऐसी बात है, चलो फिर भी चलते हैं। अगर हम उनसे मिल सके तो ठीक है, नहीं तो बाद में मिलने की कोशिश करेंगे। दक्ष की बात पर युवान ने हामी भरी और उसके साथ न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, उन्हें प्रवेश द्वार पर एक युवा द्वारपाल द्वारा रोक दिया गया। उस द्वारपाल ने दक्ष की ओर हाथ बढ़ाया और उसे रोकते हुए कहा, पैलेस के गैर शिष्यों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जिस पर युवान ने तुरंत कहा, वरिष्ठ भाई, यह मेरे बहनोई हैं और बुजुर्ग सात्विक के साथ भी इनका रिश्ता है। जिस पर उस द्वारपाल ने सम्मानपूर्वक कहा, आमतौर पर पैलेस का कोई शिष्य अपने साथ एक व्यक्ति को अंदर ला सकता है, लेकिन आज नहीं। आज शाम पैलेस के नए चेयरमैन की नियुक्ति के लिए बधाई और दावत का कार्यक्रम है, इसलिए सभी बुजुर्ग इस समय व्यस्त हैं और उनके लिए मेहमानों से मिलना असुविधाजनक है। अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम कल आ सकते हो। उसकी बात सुनकर युवान असहाय होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन इतने में ही दक्ष ने वह विचित्र निशान वाले पत्थर का टुकड़ा निकाला जो उसे हरीन ने दिया था। उसने वह पत्थर सीधे उस द्वारपाल के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, यह तख्ती शायद मुझे अंदर प्रवेश करने और बुजुर्ग सात्विक से मिलने की अनुमति दे सकती है। द्वारपाल ने उस पत्थर के टुकड़े पर लापरवाही से नजर डाली। वह कुछ बोलने ही वाला था
कि उसकी नजर पत्थर के टुकड़े के बीच बने उस विचित्र निशान पर पड़ी। उसने भौहें सिकोड़ाते हुए कहा, यह तो यह तो बुजुर्ग सात्विक का 7 प्रोफाउंड पत्थर है। आपको इसे पहले दिखाना चाहिए था। बोलने के साथ ही उसने अपना हाथ वापस ले लिया और पीछे हटते हुए युवान और दक्ष के लिए अंदर आने का संकेत दिया। दक्ष उस पत्थर के टुकड़े को केवल आजमाना चाहता था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह सफल होगा। पैलेस के अंदर प्रवेश करने के बाद युवान ने आश्चर्य के साथ दक्ष से पूछा, जीजा जी, आपके पास बुजुर्ग सात्विक का प्रोफाउंड पत्थर कैसे है? यह केवल बुजुर्ग के सबसे निकटतम 7 लोगों के पास ही होता है। इस पत्थर के साथ आपको न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस का व्यक्ति माना जा सकता है। साथ ही आप न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के अंदर भी स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं। जिस पर दक्ष ने उसे बताते हुए कहा, बुजुर्ग सात्विक ने यह मेरे दादाजी को उस समय दिया था जब वह एक बार तियान सिटी आए थे। शायद यह दादाजी को न्यू मून प्रोफाउंड में उन्हें आसानी से ढूंढने के लिए था। फिर दक्ष ने मन ही मन सोचा, सात्विक ने दादाजी को वास्तव में इस तरह का पत्थर दिया। ऐसा लगता है कि दादाजी उन दिनों सात्विक की कोई छोटी मोटी मदद नहीं की थी। अब युवान दक्ष को लेकर सीधे पैलेस के अंदर एल्डर्स हॉल की ओर चल दिया। रास्ते में उसने दक्ष को वह सब कुछ बताया जो उसने पिछले 6 महीने में पैलेस के अंदर अनुभव किया था। इस समय दक्ष को अपने दिमाग में जैस्मीन की कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। यह व्यक्ति क्या आपका दोस्त है? हाँ। क्या कोई समस्या है? दक्ष ने कुछ चिंतित शब्दों में कहा। कितने समय से? जैस्मीन ने एक और सवाल करते हुए कहा, जिस पर दक्ष ने उसे बताया, 15 साल से। जैस्मीन ने एक सेकंड के लिए कुछ सोचा और फिर धीमी आवाज में कहा, इस व्यक्ति के पास वास्तव में अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसें हैं। अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसें? दक्ष के कदम रुक गए और उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? जिस पर जैस्मीन ने उसे समझाते हुए कहा, उसकी मिस्टिक वेन्स बहुत खास हैं। उसकी नसों की चौड़ाई आम लोगों की तुलना में 2 गुनी है और उनकी संरचना भी काफी अलग है। इन मिस्टिक वेन्स को अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसों के रूप में जाना जाता है, यहां तक कि परमात्मा भी। खैर, संक्षेप में कहें तो यह बहुत ही दुर्लभ मिस्टिक वेन्स हैं। यदि यह उस स्थान पर होता जहां पर मैं पैदा हुई हूं, यह अनिवार्य रूप से एक क्षेत्र पर हावी होता और एक सम्राट के रूप में नियुक्त किया जाता। लेकिन इसका इस तरह की जगह पर पैदा होना कितनी बड़ी बर्बादी है। उसके शरीर का इतना भारी भरकम होने का कारण भी उसकी अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसें ही हैं। इन मिस्टिक वेन्स के साथ जब वह नवजात गहन क्षेत्र में कदम रखेगा और उसकी गहन शक्ति परिपक्व हो जाएगी, तो उसके बाद उसे हर स्तर के लिए अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना प्रयास करना पड़ेगा। इसके अलावा वह अपने पूरे जीवन काल में नवजात गहन क्षेत्र के 10वें स्तर से आगे नहीं बढ़ पाएगा और कभी भी सच्चे गहन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन यह मेरे स्थान पर होता तो। इतने में ही युवान की आवाज आई, जीजा जी, हम पहुंच गए। हालांकि दक्ष जैस्मीन से अभी भी बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन युवान ने उसे पहले ही एल्डर्स हॉल के सामने खींचते हुए कहा, मैं जाकर देखता हूं कि बुजुर्ग सात्विक हैं या नहीं। जैसे ही युवान नॉक करने वाला था, दरवाजा अचानक खुल गया और एक आदमी जो लगभग 40 साल का लग रहा था, जिसने गहरे हरे रंग का लबादा पहना हुआ था, हाल से बाहर आया। उसे देखते ही युवान ने तुरंत उसका अभिवादन करते हुए कहा, बुजुर्ग सात्विक, आप वास्तव में यहां हैं, यह बहुत अच्छी बात है। यह व्यक्ति वही सात्विक था जिसकी तलाश दक्ष को थी। युवान को देखने के बाद सात्विक ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह युवान, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था? ये मेरे जीजा जी हैं, इन्हें आपसे कुछ काम है। युवान ने बगल में हटते हुए कहा, जिससे उसके विशाल शरीर के पीछे पूरी तरह से छिपा हुआ दक्ष सात्विक के सामने दिखाई दिया। दक्ष आगे बढ़ा और सात्विक को अभिवादन करते हुए विनम्रता के साथ कहा, बुजुर्ग, मैं तियान सिटी से आया हूं। क्या आपको अभी भी याद है कि जब आप तियान सिटी आए थे तो वहां पर आप एक हरीन नाम के व्यक्ति से मिले थे? हरीन? आपने अभी अभी हरीन का नाम लिया? यह नाम सुनकर सात्विक ने दक्ष की उम्मीद से बढ़कर प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह तेजी से आगे बढ़ा और अपने दोनों हाथों से दक्ष के कंधों को पकड़ते हुए बोला, वह कहां है अभी? क्या वह न्यू मून सिटी आया है? दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, दादाजी अभी तियान सिटी में ही हैं। मैं दादाजी की इच्छानुसार आपसे मिलने के लिए आया हूं। इतना कहने के बाद दक्ष ने 7 प्रोफाउंड पत्थर निकाला और सात्विक की ओर बढ़ाया। सात्विक ने वह पत्थर का टुकड़ा उठाया और हल्की सी उदासी भरी आह भरते हुए कहा, 7 साल हो गए हैं। इन वर्षों में मैं हमेशा ही तियान सिटी जाकर उनसे मिलना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर सका। मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं कम से कम उनकी दयालुता का थोड़ा सा बदला चुका सकूंगा। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? किस प्रकार की मदद करेगा सात्विक दक्ष की, और किस प्रकार का एहसान किया था हरीन ने सात्विक पर? क्या राज है अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसों का?